Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 30 I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में MCQs के हेल्प से हम लोग इन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एजेंडा में जो पहला टॉपिक आज हमारा है वो है नेट ग्रीड एंड एनपीआर के ऊपर। एनपीआर, इसके बारे में आपने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ा सुना होगा, काफी न्यूज में भी ये टर्म रहा। आज हम इसका संबंध, इसका रिलेशन नेट ग्रिड के साथ देखेंगे। वी विल डिस्कस व्हाट इज नेट ग्रिड और एनपीआर किस तरह से उसके साथ न्यूज में है। द सेकंड वुड बी वन ऑफ आवर डिफेंस डेवलपमेंट, वन न्यूज इज आवर रिलेटेड टू डिफेंस डेवलपमेंट, जिसका नाम है आईएनएस वागसीर। आईएनएस वागसीर, इंडियन नेवल शिप वागसीर। तो इसका क्या रेलेवेंस है ये डिस्कस करेंगे। थर्ड, एक टर्म जो न्यूज में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी कॉम्स बुलाते हैं इसको। नाउ व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कॉम, व्हाट इज द यूज, विल डिस्कस। फोर्थ वुड बी प्रगति प्लेटफॉर्म। प्रगति प्लेटफॉर्म जो सिविल सर्विसेज के फील्ड में एक्चुअली सिविल सर्विसेज को पब्लिक के लिए अवेलेबल बनाने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। आजकल में हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जो अभी रिसेंट के सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, जो पिछले 5-10 सालों में जो सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने एथिक्स में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आए, एंड दैट्स व्हाई एथिक्स, और सुनने में आया है कि एथिक्स पर बुक भी लिखी है उन्होंने। बट व्हाट दे डू एआई जनरेटेड इमेजेस टू गेट अवार्ड, टू गेट encouragement फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो ये सब देख के ना मन थोड़ा अफसोस होता है, मन खट्टा हो जाता है कि यार क्या कर रहे हैं लोग। सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम बुलाया गया था देश का, पर अगर ये हालत रही तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। खैर, हम प्रगति प्लेटफॉर्म देखेंगे किस तरह से इन सारी चीजों से भी डील कर सकता है। फिफ्थ टॉपिक वुड बी दुल्हस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो वेयर इज दुल्हस्ती प्रोजेक्ट लोकेटेड, इसकी क्या रेलेवेंस है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। लास्ट हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपके नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, नेट ग्रिड एंड एनपीआर। यहाँ पे आप देख सकते हो द हिंदू का एक अपडेट दैट द गवर्नमेंट लिंक्स इंटेल ग्रिड। यहाँ पे हम कौन से इंटेलिजेंस ग्रिड की बात कर रहे हैं, नेट ग्रिड की, to National Population Register so that the agency can access details of 119 करोड़ residents। 119 करोड़ रेसिडेंट्स का डाटा जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर उनको वो एक्सेस करना है, चाहे वो स्टेट पुलिस एजेंसी हो या सेंट्रल एजेंसी हो, किसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगी, नेट ग्रिड के थ्रू एक्सेस कर पाएंगी। ओके, चलिए फिर अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट, नेट ग्रिड एंड एनपीआर से रिलेटेड क्या। NetGrid operates under the Ministry of Home Affairs and functions as a secure middleware platform without storing data itself। एकदम सही बात है कि NetGrid जो है ना वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करता है और ये ना एक मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म की तरफ वर्क करता है। मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म, देखो इसको मैंने आगे भी एक्सप्लेन करके रखा है। मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म वैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जो एक्चुअली में आपका डाटा स्टोर नहीं करते हैं, बस या क्या करते हैं, डाटा को अलग अलग प्लेटफॉर्म से एक सेंट्रल रिपोजिटरी की जगह पर एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। यहां से डाटा लाकर, यहां से डाटा लाकर, यहां से डाटा लाकर, और रियल टाइम में यहां से डाटा एक्सेसिबल दूसरे यूजर्स के लिए होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मिडिल वेयर प्लेटफॉर्म। एक्चुअली में इनके पास डाटा स्टोर नहीं रहता है, ये डाटा को एक्सेसिबल बना देते हैं अपने थ्रू बाकी ग्रुप्स के लिए या बाकी यूजर्स के लिए। तो यस, नेट ग्रिड वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। Second, NetGrid links database of banks, airlines, tax authorities and telecom agencies to support counter-terrorism and crime prevention। बिल्कुल, मुंबई के 26/11 अटैक के बाद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हुई थी और तब से ये सारी डाटा, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, एयरलाइन से, टैक्स अथॉरिटीज से, रेलवे से, टेलीकॉम से, जो भी डाटा जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए जरूरी है या क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है, NetGrid इन सब में सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, अब हम आते हैं एनपीआर के ऊपर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार के ऊपर। The National Population Register include only Indian citizens and exclude foreign national residents in India। नहीं, actually it includes both Indian as well as the foreign residents who are residing in India। एनपीआर का ये बेसिक है कि यहाँ पे इंडियन सिटीजन तो इंक्लूड है ही, साथ ही साथ जो फॉरेन रेसिडेंट्स जो लीगली इंडिया में रह रहे हैं ना, उनको भी इंक्लूड करता है। तो थर्ड तो रॉन्ग हो गया। फोर्थ, एनपीआर इज प्रिपेयर्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, serves as the first step towards the creation of the National Register of Citizens। Yes, again it is correct कि एनपीआर को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग बनाया गया है एंड इट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मिंग द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सो यहाँ पे हाउ मेनी करेक्ट, 1, 2 एंड 4, हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 3। क्लियर है? चलिए अब हम इनके डिटेल्स देख लेते हैं। वैसे डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर ही लिए कि नेट ग्रिड, इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसको 2008 26 नवंबर जो अटैक था उसके बाद फॉर्म किया गया। ठीक है, सो दैट पूरे देश में एंटी काउंटर टेररिज्म या एंटी क्राइम ऑपरेशन सही से चलाए जा सके।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक मिडिलवेयर सिस्टम है जो कि सेंट्रलाइज डाटा एक्सेस करने के लिए बैंक, एयरलाइन, टैक्स, टेलीकॉम ये सारी एजेंसी से डाटा लेकर अपने यहां से एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म से अवेलेबल करवाने का काम करता है। नोडल मिनिस्ट्री इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। एनपीआर की बात करें तो एनपीआर यूजुअली हैव्स द रजिस्ट्रार ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स। अब ये यूजुअल रेसिडेंट्स दो टाइप के होंगे, एक होंगे हमारे भारत के नागरिक, इंडियन सिटीजन्स, और दूसरे होंगे फॉरेन सिटीजन्स जो लीगली इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो एनपीआर इन दोनों का डाटा अपने पास रखता है। किसके थ्रू इसको फॉर्म किया गया है? इसको फॉर्म किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग। This can be considered as the first step towards developing national register of citizens। जिस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की डेवलपमेंट की सरकार बात करती है कि एक रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए जिससे हम हमारे सिटीजन्स का रिकॉर्ड रख सके। एनपीआर में सिटीजन्स के अलावा बाकी जो फॉरेन रेसिडेंट्स होते हैं उनका भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप अपने लिए। चलिए, सेकंड हमारा आईएनएस वागसीर। आईएनएस वागसीर, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अंडरटेक्स सबमरीन सॉर्टी एट कारवार नेवल बेस। तो कारवार नेवल बेस कहां पर है? सबसे पहले तो ये ढूंढो जाकर अभी कि कारवार नेवल बेस कहां है ना, ये लोकेशन सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात कि अब हम इस आईएनएस वागसीर की बात करेंगे जहां पर प्रेसिडेंट मुर्मू भी गई थी। सो पहला स्टेटमेंट आईएनएस वागसीर के बारे में, इट इज द फर्स्ट इंडियन सबमरीन डिजाइन्ड एंड बिल्ट एंटायरली इंडिजीनियसली। एक्चुअली यहां पे थोड़ी सी गलती है, क्या कि ये पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं है गाइस। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई हैं, काफी हद तक हमने इसको स्वदेशी बनाने की कोशिश की है, बट स्टिल वी हैव सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स फ्रॉम फ्रांस। हमने फ्रांस से कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स लिए हैं, तो कंप्लीट ये इंडिजीनियस तो नहीं होगा आईएनएस वागसीर। ओके, सेकंड, इट बिलोंग्स टू द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बिल्ड्स अंडर प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 एक बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है, यूपीएससी ने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। सो प्रोजेक्ट 75 एक प्रोजेक्ट है जहां पे हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डेवलप कर रहे हैं और आईएनएस वागसीर उसी से बिलोंग करता है। यस, सेकंड करेक्ट। थर्ड, इट इज अ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन विद एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज। तो इस स्टेटमेंट को सही मानने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फैक्ट भी सही है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है एंड ऑब्वियसली एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज भारत की डेवलप करने के लिए हम आईएनएस वागसीर को यूज करते हैं। हमें करेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट हमारे लिए 2 और 3 है। कहीं पर दिख रहा है क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ कम टू द आईएनएस वागसीर कलवरी क्लास सबमरीन, जो स्कॉर्पियन प्रोग्राम जो हमारे प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियन डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन यूज किया जा रहा है। इट हैज बीन बिल्ट बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस, है ना, फ्रांस से कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमने लिया है। मोटो की बात करें तो वीरता वर्चस्व विजय ये मोटो है एंड वागसीर नाम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सैंड फिश, जो कि अपने डेडली अटैकिंग बिहेवियर के लिए, या ये जो वागसीर नाम की जो फिश है इसको ना डेडली डिप सी प्रेडेटर भी बोला जाता है इंडियन ओशन का, कि काफी डेडली तरीके से ये प्रिडेशन का काम करती है अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए। बाकी जो भी मरीन एनिमल्स होंगे जिनको कंज्यूम करती है वागसीर नाम के फिश, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हमने अपने सबमरीन का नाम भी वागसीर रखा है, रिफ्लेक्टिंग द स्टिल्थ एंड लीथल कैपेबिलिटी ऑफ आवर नेवल सबमरीन। बाकी और हम फीचर्स की बात करें तो स्टिल्थ कोर कैपेबिलिटी है इसकी। स्टिल्थ कोर है, इसका मतलब कि काफी कम नॉइज जनरेट होगा, है ना, हाइड्रोडायनेमिक हॉल है, जिससे कि सोनार डिटेक्शन भी मिनिमल रहेगा। मतलब दुश्मन के सोनार भी अगर डिटेक्ट करना चाहें तो आईएनएस वागसीर को डिटेक्ट करने में उनको भी दिक्कत होगी। वेपन सिस्टम, जो भी एडवांस्ड वेपन सिस्टम हो सकते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। सेंसर्स एंड नेविगेशंस भी अपडेटेड क्लास के यूज किए जा रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस की बात करें तो आईएनएस वागसीर इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी हेल्प करेगा। प्रोपल्सन एंड इंड्योरेंस, पहले ही मैंने तुम्हें बताया कि डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन इसमें यूज किया गया है। ठीक है, नाउ ऑल्सो प्लांट अपग्रेड विद डीआरडीओ डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ये भी इसमें वर्क किया जा रहा है कि हम डीआरडीओ ने जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप किया है उसको इसमें इंक्लूड कर सके। इससे फायदा क्या होगा कि सबमरीन काफी लंबे टाइम तक सबमर्ज होकर रहेगी और उसे बार बार सरफेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली जो सबमरीन्स होती है ना, अगर वो एयर डिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होता है तो इसके लिए नहीं ना टाइम टू टाइम सरफेस करना होता है, और सरफेस करने से ये एक रिस्क रहता है कि जो दुश्मन देशों के सोनार हैं या दुश्मन देशों की जो नेवल कैपेबिलिटी है वो डिटेक्ट कर ले। डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का, जिससे टाइम टू टाइम आपको सरफेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी कॉम्ब।
यहाँ पे द हिंदू ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा फ्रीक्वेंसी कॉम को समझाने में। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कॉम। पहला स्टेटमेंट, अ फ्रीक्वेंसी कॉम इज अ लेजर बेस्ड टूल दैट जनरेट्स थाउजेंड्स ऑफ इवनली स्पेस्ड लाइट फ्रीक्वेंसीज एंड इज यूज्ड एज एन अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिकल रूलर। देखो यहां पर जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना, अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। वैसे कॉम्स जो हम यूज करते हैं तो वहां पर भी ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, और अब इस इमेज को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें लाइंस दिख रही हैं लाइट्स का, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी कॉम। और यही चीज स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, ये इमेज को ध्यान से देख लो, अपने दिमाग में बिठा लो इस इमेज को, और अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो। अ फ्रीक्वेंसी कॉम इज अ लेजर बेस्ड टूल दैट जनरेट्स थाउजेंड्स ऑफ इवनली स्पेस्ड लाइट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, ये इवनली स्पेस्ड है, दो लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो इवन है। ठीक है, पिक्चर लेने में हो सकता है एक्सटेंड करने में कहीं पे थोड़ा सा अनइवन दिख रहा हो, पर ये इवन होते हैं, राइट। सो वही चीज है हमारा फ्रीक्वेंसी कॉम, एक ऐसा लेजर बेस्ड टूल जहां पे लाइट फ्रीक्वेंसीज के ना हम डिफरेंट स्पेसिस को या लाइट फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं हम उनके डिफरेंट रेंज को एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में देख सकते हैं, जिसका यूज होता है अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिकल रूलर के लिए। अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिकल रूलर बनाने के लिए हम लोग इन फ्रीक्वेंसी कॉम को यूज करते हैं, जहां पे डिफरेंट लाइट रेंज वो इवन डिस्टेंस पर, इवन स्पेस पर इस तरह से बनी रहती हैं। सो अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव्स, राइट, लाइट रेज हु आर एट इवन स्पेस, है ना, इवन डिस्टेंस पर। यही हो गया फ्रीक्वेंसी कॉम। सेकंड स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी कॉम्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर कन्वेंशनल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड हैव नो एप्लीकेशन इन एटॉमिक क्लॉक्स और एस्ट्रोनॉमी। एक्चुअली देखो, ऐसे स्टेटमेंट जब भी आपको प्रीलिम्स में दिए जाते हैं ना, ये आपके कॉमन सेंस को भी चेक करते हैं। डू यू थिंक कि हम कोई नया डेवलपमेंट करेंगे और वो एटॉमिक क्लॉक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं होगा? क्योंकि एटॉमिक क्लॉक या एस्ट्रोनॉमी जो है ये डेवलपिंग प्रोजेक्ट है ना। सो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारा नया डेवलपमेंट आगे फ्यूचर के किसी भी कैपेबिलिटी को रोकने वाला हो। एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी कॉम, एटॉमिक क्लॉक्स एंड एस्ट्रोनॉमी इसमें भी यूज होते हैं। सो कॉमन सेंस से ही ऐसे स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। करेक्ट हमारा सिर्फ वन ओनली होगा। ये याद रखिएगा, अपने एग्जामिनेशन में भी ना इस चीज को पूरी तरह से याद रखना है आपको। सो फ्रीक्वेंसी कॉम क्या है ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो अनलाइक कन्वेंशनल लेजर दैट एमिट्स अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी कॉम जनरेट्स थाउजेंड्स ऑफ इवनली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर सिंगल एक लेजर होगा ना तो वो एक लाइन ऐसे जनरेट करेगा, दूसरा लाइन जनरेट करेगा, बट फ्रीक्वेंसी कॉम एक साइड ऐसे एक साथ ही ये कॉम की तरह डिफरेंट लाइट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है। ठीक है जी, right? Now, second, the high stability and uniform spacing of these spikes make frequency comb essential for precision measurement, atomic clocks and spectroscopy. इन सारे फील्ड में हम फ्रीक्वेंसी कॉम्ब को यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ लाइट रेंज। चलिए मैकेनिज्म की बात करें, क्या मैकेनिज्म है फ्रीक्वेंसी कॉम्ब का? तो मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। जैसे हम कन्वेंशनल लेजर लाइट्स, कई बार तो तुमने मेले से या फिर दुकान से खरीद के भी वो लाइट्स लाकर बच्चे यूज करते हैं ना, जहां से एक लेजर लाइट निकलता है दीवार पर या किसी पर्सन तक पॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोड लॉक्ड लेजर्स को यूज करते हैं, जो ना अल्ट्रा शॉर्ट लाइट पल्सेस को एमिट करता है। इनके बीच के जो स्पेसेस होते हैं वो भी इवन रहते हैं, और इवन स्पेसिंग की वजह से दैट कैन बी यूज्ड इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी यूज्ड इन दोज एप्लीकेशन जहां पे हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉम। इस पूरे चीज को ना आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं मैकेनिज्म को। की एप्लीकेशन की बात करें तो प्रिसीजन टाइमिंग के लिए, मतलब ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स में यूज किया जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी कॉम को स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेंसिंग के लिए हम फ्रीक्वेंसी कॉम को स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशंस में भी। मतलब वो सारी चीजें जहां पर आपको लेजर लाइट्स की यूज होती होगी, लेजर लाइट्स की यूज जहां जहां पर भी होगी, है ना। ये ऐसे याद रखिएगा। अब ये सारे टर्म्स ना आपको एक बार में याद हो जाए, ये सिंपल नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिए कि अच्छा फ्रीक्वेंसी कॉम में हमने क्या देखा कि कॉम्स के फॉर्म में, जिस तरह से कॉम्स में जितने भी रोज होते हैं वो सारे इवनली स्पेस्ड होते हैं, तो यहां पर भी जो लेजर लाइट्स है वो इवनली स्पेस्ड है। तो जहां जहां पर हमें लेजर लाइट्स का यूज हो सकता है उन सब में फ्रीक्वेंसी कॉम का एप्लीकेशन है। ओके, चलो फोर्थ इज प्रगति प्लेटफॉर्म। अब प्रगति प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हैं। एंड प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में जैसा मैंने बताया, ये गवर्नेंस को, स्पेशली सिविल सर्विसेज को पब्लिक सेंट्रिक, पब्लिक के लिए ज्यादा अवेलेबल बनाने के लिए बनाया गया है। यही इसका मेन पर्पस है।
आते हैं पहला स्टेटमेंट, इट इज अ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीवेंस रिडर्सल एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंटीग्रेटिंग डिजिटल डाटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये एक ऐसा मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जहां पे पब्लिक के ग्रीवेंस को भी रिड्रेस किया जाएगा, प्रोजेक्ट मॉनिटर भी किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट मॉनिटर करना काफी जरूरी है, अदरवाइज कई प्रोजेक्ट पेपर पर बनते हैं, पेपर पे कंप्लीट हो जाते हैं, पब्लिक तक उसका फायदा नहीं पहुंचता है। इसके लिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, ताकि रियल टाइम डाटा मिल सके, डिजिटल डाटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें यूज होंगी प्रगति प्लेटफॉर्म पर। Second, it brings together the Prime Minister, the Union Secretaries and the State Chief Secretaries for direct real-time discussions, so that governance जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी मॉनिटर कर पाए और जो भी सीनियर लेवल की ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, उनकी भी वर्क कैपेबिलिटी, उनकी इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। Third, it primarily focuses on capacity building, yes, फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल एज प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। तो यहीं पर मैंने बोला कि देखो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हो रहा है तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन तो होगा ही, और सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग इसको इंप्रूव करने का काम भी करेगा। सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा हमारा डी, 1, 2 एंड 3, ऑल द 3 आर करेक्ट है। क्लियर है। प्रगति, अगर हम प्रगति के फुल फॉर्म की बात करें तो इसको प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। लॉन्च किया गया इसको 2015 में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर का ही एक आप ब्रेन चाइल्ड कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 कोर पर्पस को एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंस रिडक्शन को ध्यान में रखकर इस प्रगति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। जो भी अप टू डेट टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें इंश्योर की जाती हैं सो दैट किसी भी प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग प्रॉपर किया जा सके, उसके इंप्लीमेंटेशन को ऑन टाइम पूरा कंप्लीट करवाया जा सके। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर तो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही, और स्पेशली वो जो मीटिंग करते हैं ना वो यूजुअली करते हैं का 4th वेडनेसडे, है ना, हर मंथ के 4th वेडनेसडे को करते हैं। राइट, आज जैसे हम लोग ट्यूसडे है ना, तो कल 4th वेडनेसडे, अगर मान लो कि कल वाला वेडनेसडे 4th वेडनेसडे होगा इस महीने का, तो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करेंगे, वो आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो। इसमें यूनियन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहते हैं। सो यस, वी कैन से दैट इट इज प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि इसमें स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले चीफ सेक्रेटरीज भी प्रेजेंट है, खुद प्राइम मिनिस्टर भी प्रेजेंट है, उनके यूनियन सेक्रेटरीज भी प्रेजेंट है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे प्रमोट कर रहा है ना। इसको आप अपने मेंस के आंसर्स में, गवर्नेंस के आंसर्स में, जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो प्रगति प्लेटफॉर्म को। राइट, चलिए प्रगति डे की बात करें तो जिस रोज मीटिंग की जाती है उसको ही प्रगति डे के नाम से बुलाया जाता है, और 3:30 पीएम में प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बाकी सबके साथ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। राइट, इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सारे रोज भी यूजुअली मीटिंग्स होती हैं। ये सारे आपको डिटेल्स याद नहीं रखने हैं, बस एक बार इनको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से ये मीटिंग्स की जाती हैं प्रगति प्लेटफॉर्म के वर्क को करवाने के लिए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो डाटा ड्रिवन गवर्नेंस है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डिसेंट्रलाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ये हम देख चुके हैं। एंड डीरेगुलेशन का काम कर रहा है। डीरेगुलेशन कैसे? यूजुअली गवर्नेंस जो होता है ना, वो रेगुलेशंस के चक्कर में खुद इवन सिविल सर्वेंट्स के ऊपर भी एक बर्डन पड़ता है, और वो बर्डन है वो पब्लिक के ऊपर निकाल देते हैं कि वर्क अपना अच्छे से प्रमोट परफॉर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस है डीरेगुलेशंस पे। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वर्क हो, सिर्फ वो फाइल 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 ना खेला जाए। ओके, The fifth is Dulhasti Stage 2 Hydropower Project. Dulhasti Stage 2 Hydropower Project. Center's Green Panel gives note to Dulhasti Hydropower Project on Chenab River. अब जब भी चेनाब रिवर की बात होगी तो हम ना चेनाब रिवर के साथ साथ इंडस वैली बोल रहे हैं, इंडस की बाकी ट्रिब्यूटरीज का भी मेंशन करेंगे। चलिए आते हैं इस पर। पहला स्टेटमेंट, दुल्हस्टी स्टेज 2 इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस, जम्मू एंड कश्मीर में ही ये दुल्हस्टी स्टेज 2 रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। वाटर के फ्लो को यूज करते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। सेकेंड, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया इज परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल, ऑन द चेनाब रिवर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक डिजाइन एंड ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट। यस, कुछ कॉन्स्टेंट के साथ साथ भारत सरकार या भारत को अलाउ किया गया है एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। बाय द वे, इंडस वाटर ट्रीटी को मैंने एक्सप्लेन किया है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के ही यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझना है तो आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सर्च कीजिएगा इंडस वाटर ट्रीटी, आपको मिसलेनियस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वो दिख जाएगा। सो एज पर दिस ट्रीटी, चेनाब रिवर का वैसे ज्यादातर वाटर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा ना, तो पाकिस्तान यूज कर सकता है, पर फिर भी हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट यूज करेंगे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में एक्चुअली में वाटर को स्टोर नहीं किया जाता है, सो दैट्स व्हाई कुछ कॉन्स्टेंट के साथ इंडिया कैन यूज इट। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, इंडस वाटर ट्रीटी अलोकेट्स चेनाब रिवर एक्सक्लूसिवली टू इंडिया।
एक्सक्लूसिवली तो पाकिस्तान को भी नहीं देते हैं, मोस्टली वाटर पाकिस्तान के हिस्से जाएगा, बट इंडिया के पास तो एक्सक्लूसिवली नहीं है। सो थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट ढूंढना होता तो हम 1 एंड 2 चूज करते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, सी 3 ओनली, इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये रहा आपका दुलहस्ट्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डिटेल, डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। ये जो प्रोजेक्ट है ना, 2 स्टेजेस में किया जा रहा है। पहला जो था वो 390 मेगावाट का था, और अब हम फिर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, दुलहस्ट्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सेकंड फेज पर जा रहे हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज करने के लिए। टेक्निकल डिजाइन एंड मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेज 1 में पावर स्टेशन 3.6 किलोमीटर लॉन्ग टनल के बनाए गए थे, इसको भी इंप्रूव किया जाएगा। इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस का पुराना नाम सिंधु है, जिसका सोर्स माना जाता है बोकार्सू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर इन कैलाश तिब्बत रेंज, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में भी इंडस को जाना जाता है। इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी इस पार्ट में डेवलप हुई थी। कोर्स की बात करें तो इट फ्लोज थ्रू चाइना और तिब्बत रीजन, देन इट एंटर्स इनटू इंडिया, एंड देन फाइनली पाकिस्तान, और फाइनली अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी मेन 5 ट्रिब्यूटरीज, ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज होगी, इस तरह से देखो, रिवर इंडस निकलने का काम करती है, तो इसकी मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी 5। राइट से भी इंडस को कुछ रिवर्स ज्वाइन करती हैं, तो तुम मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताओगे इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ये इस ऑर्डर में आके मिलती है इंडस से। तो झेलम का सोर्स चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये एक बार यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो 1960 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के देन प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था। इसमें जो ईस्टर्न रिवर है उनका वाटर मोस्टली इंडिया को एलोकेट किया गया। तो ईस्टर्न रिवर में है रावी, ब्यास, सतलज, और वेस्टर्न रीजन में रिवर में कौन कौन से हो गए, मेन एक इंडस हो गया, फिर झेलम हो गया, और चेनाब, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। हालांकि जो वेस्टर्न रिवर है वहां पर भी इंडिया को अलाउ किया गया है कि आप इरिगेशन एंड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब वाटर को बिना स्टोर किए आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है भारत, एक्सेप्ट विथ फ्यू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुमको यूपीएससी का दिया था, जहां पे अजंता एंड महाबलीपुरम केव्स की बात हो रही थी। एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, अलग अलग टाइम पीरियड में बने ये प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स या मतलब ये अजंता एंड महाबलीपुरम के जो केव्स हैं, दोनों में ऑब्वियसली रॉक कट माउंटेन्स को यूज किया गया है, केव्स को कट करके या केव्स में डिजाइन बनाए गए हैं, पर अलग अलग टाइम पीरियड के। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग हो गया कि दोनों सेम पीरियड के हैं। दूसरा, बोथ बिलोंग्स टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये भी एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि अजंता जो है ना, अजंता इज मोस्टली डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, एक्सेप्ट 1 एक्सेप्शन और 2 एक्सेप्शन। अजंता के मोस्टली जो केव हैं वो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ महाबलीपुरम के जो मोस्टली केव हैं वो हिंदुइज्म को डेडिकेटेड हैं। तो सेकंड भी रॉन्ग, एंड दोनों रॉक कट मोन्यूमेंट्स हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर के एग्जांपल है, ये तो एकदम सही बात है अजंता एंड महाबलीपुरम के बारे में। तो हमें करेक्ट ढूंढना था, यूपीएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा, आंसर हमारा क्या होगा, 3 ओनली। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस एग्जामिनेशंस में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। बाय द वे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है क्लास 11 एंड 12 का, तो क्लास 11 तो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर ही, एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है आप जाकर वहां से उसको कवर कर सकते हो, वो कंप्लीट है। ठीक है, कहीं पर दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और क्लास 12 की जो बात कर रहे हैं, तो क्लास 12 का चैप्टर 1 मैंने वहां डिस्कस करवा चुका है डिटेल में, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया था, और उसका चैप्टर 2 जल्द मैं आज कल में आपके लिए फिर से अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो इससे ना आपके आर्ट एंड कल्चर की टेंशन खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी की। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन गुड गवर्नेंस डे के ऊपर था, जिसको दिसंबर 25 को सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ये ना सिर्फ भारत के राजनीति के बल्कि भारत के गवर्नेंस के भी फील्ड में एक अपना एक अलग पहचान रखते हैं, है ना। राजनीति में भी इन्हें बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखो हम अपने कई बार दुनिया में ना आप कुछ लोगों को देखोगे जो अपने अपोनेंट्स के लिए ना मतलब किस हद तक गिर सकते हैं, वो उनका कोई लिमिट नहीं होता है। बट वहीं पर हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक एग्जांपल ले सकते हैं। कहा जाता है कि जब ये कहा क्या जाता है, ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि जब भी प्रधानमंत्री बने थे ना, तो पार्लियामेंट आ रहे थे, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट के ही गैलरी में एक जगह पहले नेहरू जी की, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पोर्ट्रेट थी, उसको किसी ने रिप्लेस कर दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि भाई यहाँ पर नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी, क्या हुआ। तो उनके ही किसी सहयोगी ने बताया कि साहब वो तो आपके अपोजिशन वाले थे ना, इसलिए उनका पोर्ट्रेट हटा दिया गया है।
तो वाजपेयी जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि अरे वो अपोजिशन में नहीं थे, वो तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अपोजिशन में तो हम थे। आप कल ही उनकी फोटो, मतलब आप आज ही उनकी फोटो तत्काल प्रभाव से वहां फिर से लगवाइए। तो ये सम्मान था कि भले पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जनता पार्टी के बीच में, पर सम्मान नहीं खत्म हुआ। तो ये चीज बड़ी अच्छी सीखने लायक है। और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को साल 2014 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी। अब आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड। आप यहाँ पे दो ग्रुप्स के बारे में देख सकते हो, सिद्धा ग्रुप एंड लिंगायत कम्युनिटी। तो इन दोनों के बारे में पढ़िए और आंसर करिए मुझे। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली 2025 का है ना, ये इसी साल पूछा गया था, 2025 में ही यूपीएससी ने पूछा, जहां पे 3 स्टेट के नाम दिए गए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड एंड त्रिपुरा, और फिर उनके सामने डिस्क्रिप्शन दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आपको ढूंढना है कि अरुणाचल प्रदेश क्या अपने वाले डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, नागालैंड अपने वाले डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, त्रिपुरा मैच कर रहा है। फिर आपको ढूंढना है कि कितने पेयर इसमें से करेक्ट है, राइट, ये आपको आंसर बताना है। चलिए, कितने पेयर, या डायरेक्टली आप ऐसे भी देखिएगा कि कौन कौन से 1 2 3 ये करेक्ट है या नहीं है, प्रॉपरली मैच है या कि नहीं है। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर के नए सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।